हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि परिणाम मित्र। आज जो हमारी ट्रांसफार्मर की छठी क्लास रहने वाली है, कौन सी, पार्ट 6 रहने वाला है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके? आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है। किस पर? नो लोड पर। और जो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है वो नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है। जो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे आज। किसके बारे में? वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसके बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो है हरियाणा ALMSA की तैयारी करना चाहता है, तो आप उसे हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं, ताकि उसको भी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की पहले एक कोर बनाते हैं। ये होगी एक ट्रांसफार्मर की कोर। ये होगी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होगी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। यहाँ से क्या है, हम करंट देते हैं, AC करंट, और यहाँ से हम आउटपुट करंट लेते हैं। ये होता है एक ट्रांसफार्मर। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर लॉस कितने होते हैं? जीरो। जीरो लॉस होते हैं। और एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी, वो होती है 100%। 100% एफिशिएंसी, यानी कि जो दक्षता होती है वो इस ट्रांसफार्मर की 100% होती है। और ऐसे ट्रांसफार्मर में, अब आप ये बताइए, जो वाइंडिंग होती है, जो वाइंडिंग करते हैं हम, वाइंडिंग जो बनती है कॉपर की होती है, और कॉपर का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें जो हम वाइंडिंग करते हैं उसके बारे में हम जो इसका रेजिस्टेंस मानते हैं वो मानते हैं जीरो। कितना? जीरो। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं वो जीरो होते हैं। अगर लॉस जीरो है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस में रेजिस्टेंस का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, इसलिए इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है जीरो। अब जो यहां से जो है करंट जाएगी इसके अंदर। अब करंट जाने के कारण ये जो कोर होती है, ये जो वाइंडिंग होती है, ये अपना फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो फ्लक्स इधर से ऐसे घूमते हुए जाती है। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम फ्लक्स फाई। अब जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो ये फ्लक्स होता है ये इधर उधर चला जाता है, लीकेज हो जाता है कुछ ना कुछ भाग। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लीकेज फ्लक्स का मान जो है वो भी जीरो होता है। लीकेज फ्लक्स का मान जीरो होता है। और जो ये कोर बनी हुई है, ये चाहे सिलिकॉन स्टील की बनी हुई हो, चाहे लोहे की स्टील बनी हुई हो, जो इसका रिलक्टेंस होता है, क्या रिलक्टेंस जो होता है वो उसका मान भी जीरो होता है। रिलक्टेंस का मान भी जीरो होता है। लेकिन जो ये कोर होती है, इस कोर की पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जो है वो अनंत होती है। जो रिलक्टेंस है, परमेबिलिटी है, लीकेज फ्लक्स है, इसके बारे में हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपको ये जानना है कि क्या होती है परमेबिलिटी, क्या होता है रिलक्टेंस, और लीकेज फ्लक्स क्या होता है, तो आप हमारी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? जो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लॉस जीरो होता है, और एफिशिएंसी उसकी 100% होती है। और जो ये वाइंडिंग इसमें की जाती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो, दोनों की वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस जीरो होता है। और जो लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स का मान भी जीरो होता है। अब जो कोर होती है, कोर में फ्लक्स जो है इधर उधर चला जाता है, लीकेज हो जाता है, उस लीकेज का मान कितना होता है? जीरो। अब जो ये कोर बनी होती है ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी होती है। किसकी? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की। अब कुछ ना कुछ जिस प्रकार एक विद्युत सर्किट में रेजिस्टेंस कार्य करता है,
उसी तरीके से एक चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस कार्य करता है, यानी कि जो फ्लक्स का विरोध करता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। अगर इसके कोर का रिलक्टेंस का मान कुछ ना कुछ होगा तो वो क्या है, इस फ्लक्स के मान को कम करेगा। लेकिन इस कोर को हमें 0 रखना पड़ेगा आदर्श ट्रांसफार्मर के, जब हम आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका मान जब होता है, रिलक्टेंस का मान होता है 0, इस कोर के रिलक्टेंस का मान 0 होता है, ताकि ये जो उत्पन्न फ्लक्स है उस फ्लक्स के मान में कमी ना करे। ठीक है। और जो परमेबिलिटी होती है चुंबकशीलता, यानी कि इस जो कोर होती है, इस कोर की चुंबकशीलता का मान अनंत होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। रिलक्टेंस 0 और परमेबिलिटी अनंत और प्रतिरोध भी 0 होता है। अब एक बात मैं आप सभी से पूछता हूं, जो इसके अंदर मान लीजिए यहां पर ओपन सर्किट है, क्या है, चलिए अब ओपन सर्किट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर जो यहाँ से करंट जाती है उसको IM कहते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो ये था आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर 0 लॉस होते हैं, 100% एफिशिएंसी होती है। और इन दो बातों से हम जो है इन 4 चीजों का पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर लॉस 0 है तो हम समझ सकते हैं रेजिस्टेंस भी 0 ही होगा, लीकेज फ्लक्स का मान भी 0 होगा, और रिलक्टेंस का मान 0 है तो परमेबिलिटी का मान अनंत होगा। जो है हम इन 2 चीजों से इसका पता लगा सकते हैं। तो ये था आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। अब जो है हम समझते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, यानी कि शून्य भार पर एक आदर्श परिणाम मीटर का किस तरीके से व्यवहार होता है, वो जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसकी एक कोर बनाएंगे। कोर से जो है अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। इधर से जो है वोल्टेज सोर्स लगाया हमने, AC करंट। और इसमें क्या है, अब की बार जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी को हम नो लोड पर रखते हैं। ये क्या है, ये टेस्ट होते हैं, ये किस तरीके का व्यवहार करता है वो हमें देखना पड़ता है। इसलिए जो हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम नो लोड के बारे में वो करते हैं, चेक करते हैं इसे। देखिए नो लोड में क्या होता है, यहां से एक करंट बहेगी प्राइमरी के अंदर। क्या, प्राइमरी के अंदर एक करंट बहती है जिसे हम कहते हैं IM। क्या कहते हैं, IM का मतलब है मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी कि इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए एक करंट जाती है इसके अंदर। वैसे तो यहां पर सेकेंडरी पर नो लोड है, क्या है, नो लोड है। तो नो लोड के कारण जो I2 का मान होगा, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बहेगी उसका मान होता है 0। किस कंडीशन में, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में। ठीक है, जो सेकेंडरी करंट का मान होगा वो 0 होगा। लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ करंट जाता है। वो किस वजह से जाता है, वो इस कोर को, क्या, जो ये कोर है, इस कोर में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ये करंट जाता है इसके अंदर। अब ट्रांसफार्मर तो अपना कार्य करेगा, चाहे उस पर लोड हो या नॉन लोड हो। इसलिए जो है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ करंट जाता है। और अभी हम ये नहीं बता सकते कि उस करंट का मान कितना है। ठीक है ना, अभी हम ये नहीं बता सकते कि उस करंट का मान कितना है। इसलिए इसके अंदर हम जो मानते हैं वो मानते हैं IM जो है इसके अंदर करंट जाता है, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। और वो मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों जाता है, इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जाता है। ठीक है, जब इसके अंदर करंट जाएगा ये एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। अब ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी में क्या है, फैराडे के नियम के अनुसार ES, यानी कि सेकेंडरी में एक EMF उत्पन्न करता है। क्या करता है, सेकेंडरी में एक EMF उत्पन्न करता है, जिसे हम ES से डिनोट करते हैं। और नो लोड की कंडीशन में जो ES का मान होता है वो VS के बराबर होता है। किसके बराबर, ES का मान जो है VS के बराबर होता है। यहाँ पर VS से क्या मतलब है, जो ये टर्मिनल वोल्टेज, VS का मतलब है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। जितनी यहाँ पर सेकेंडरी में EMF जनरेट हुआ है उतना ही टर्मिनल वोल्टेज पर होगा। ठीक है, इतना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नो लोड के अंदर जो है कॉपर लॉस 0 होते हैं। कॉपर लॉस 0 होते हैं।
अब कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वेयर आर होता है, हमें सभी को पता है। कॉपर लॉस को हम किससे लिखते हैं, आई स्क्वेयर आर से लिखते हैं। इसलिए जब अगर सेकेंडरी के अंदर कोई लॉस ही नहीं होगा तो जितना वोल्टेज जनरेट हुआ है उतना ही टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो यहां से हम क्या समझे, जो ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है उसमें सेकेंडरी वोल्टेज का मान जो है, सेकेंडरी जो जनरेट हुई है वोल्टेज, उसका मान टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। इतना जो है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो है हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें पता है जो प्राइमरी में एक करंट जाता है वो होता है आई एम। क्या होता है, आई एम। अब जो इसका फेजर डायग्राम होता है, अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो वो किस तरीके से बनता है वो देखिए आप। फेजर डायग्राम ऊपर बनता है वोल्टेज और नीचे बनता है E1 E2। E1 E2 का क्या मतलब है, यहाँ पर प्राइमरी में उत्पन्न वोल्टेज और सेकेंडरी में उत्पन्न वोल्टेज। लेंज के नियम के अनुसार हमें पता है जो वोल्टेज होती है, जो जनरेटेड वोल्टेज होती है वो उत्पन्न करने वाले का विरोध करती है। उत्पन्न जो जनरेटेड वोल्टेज है वो उत्पन्न किसके कारण हुई है, इस V के कारण हुई है। अब जो ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जो ये आई एम है, क्या जो यहाँ पर ये आई एम है ये किसके कारण आया है। अब हमें पता है जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 0। प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान होता है 0। फिर बचा क्या यहाँ पर बचा केवल एल। एल कैसे बचा, एक बात आप जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भी एक तार को ऐसे घुमा कर लगा देते हैं तो वहां पर इंडक्टर बन जाता है, प्रेरक तो पैदा हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पर ये वाइंडिंग की गई है यहाँ पर केवल इंडक्टर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, इंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस तो 0 है, क्योंकि यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। आइडियल ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस का मान होता है 0, रजिस्टर का मान होता है 0। यहाँ पर क्या बचा, केवल एल। और हम सभी को पता है वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल होता है, इसमें इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। करंट जो है 90 डिग्री पीछे रहती है, इसलिए जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, आई एम। यहां पर क्या बनेगा, आई एम। ये किसका फेजर डायग्राम बन गया, ये फेजर डायग्राम बन गया आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड का, यानी कि नो लोड पर आइडियल ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम है वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर कितने 90 डिग्री का एंगल बन गया, किसका, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान कितना हो गया, पावर फैक्टर का मान हम सभी को पता है cos फाई होता है, और cos फाई का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0। अब यहाँ पर वोल्ट करंट जो है पीछे है तो यहाँ पर 0 लैगिंग, क्या होगा, 0 लैगिंग होगा। कितना होगा, 0 लैगिंग होगा। ये जो है इसका फेजर डायग्राम होता है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। मेरे को पता है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आज ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है एग्जाम में ये मुश्किल चीजें ही पूछी जाती हैं। अब जो आसान चीजें होती है, आसान चीजें तो सभी बच्चों को आती है। अब कंपटीशन कहाँ बनता है, कंपटीशन इन्हीं चीजों में बनता है। जब तक आपको ये चीज नहीं आती है ना तो आप एग्जाम में बैठने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। मेरे को पता है जो ये आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन एक दो बार जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको सब कुछ दोबारा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। एक आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है, इन चीजों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। अभी तो हमने देखा एक आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, लॉस का मान 0 होता है, और एफिशिएंसी 100% होती है, रिलक्टेंस 0 होता है, और परमेबिलिटी अनंत होती है। लेकिन
यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, जो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लॉस होते ही है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी एक कोर बनाते हैं। क्या बनेगी, ये बनेगी कोर। और इस बार भी जो है यहाँ पर नो लोड है, यानी पर कि यहाँ पर सेकेंडरी में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया गया है, प्राइमरी में यहाँ से करंट दिया गया है। और यहाँ पर अब की बार भी एक करंट बहेगा जिसे हम आई एम कहेंगे। क्या कहेंगे, आई एम कहेंगे। अब ये जो आई एम है यहाँ पर एक इस वाइंडिंग के अंदर जाएगा, इस वाइंडिंग के अंदर जो है एक करंट जाएगा, जिसके कारण एक फ्लक्स उत्पन्न होगा फैराडे के नियम के अनुसार। और ये उत्पन्न फ्लक्स एक वोल्टेज जनरेट करेगा सेकेंडरी के अंदर, जिसे हम ई एस से कहते हैं, ई एस से डिनोट करते हैं। और उसी तरीके से जब ये सर्किट पूरा होगा फ्लक्स का, तो जब ये अपने भी इन वाइंडिंग को काटेगा तो यहाँ पर भी एक फ्लक्स, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे हम ई पी से लिखते हैं। इस कंडीशन में भी क्या है, जो ई एस का मान है वी एस के बराबर होगा। जो सेकेंडरी ईएमएफ जो जनरेट होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी अभी भी I2 का मान जो है वो 0 है। I2 का मान कितना है, 0 है, क्योंकि आगे लोड ही कनेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो प्राइमरी के अंदर हुआ, प्राइमरी के अंदर एक करंट और बहेगा। कौन सा, एक करंट और होता है। वो करंट कौन सा होता है, अब जो आइडियल ट्रांसफार्मर था, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में केवल एक ही करंट बहता है, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्या होता है, वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एक इस कोर के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस का मान होगा, कोर के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस का मान होगा। और जो ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का मान होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का मान होता है। इसलिए उसके अंदर जाने वाली करंट को हम आई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई डब्ल्यू से। एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट गया इसके अंदर, जिसने इस वाइंडिंग को चुंबकित किया, और एक करंट और गया उसके अंदर, जिसे हम आई डब्ल्यू से लिखते हैं। ये जो आई डब्ल्यू होता है, ये लॉस करंट होता है। क्या होता है, लॉस करंट होता है, क्योंकि जो वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसके अंदर ये जाता है, और जो कोर के अंदर जो रिलक्टेंस है उसके अंदर जो है आई डब्ल्यू का मान जाता है। अब आई डब्ल्यू और आई एम मिलकर एक, जो इन दोनों को मिलकर एक करंट का नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं आई नोट करंट। क्या, आई नोट करंट। आई नोट को कहते हैं नो लोड करंट। क्या कहते हैं, नो लोड करंट। क्योंकि जो ये ट्रांसफार्मर है, इस वक्त इस ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, इसलिए हम इसे आई नोट को नो लोड करंट कहते हैं। और आई एम को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो आई डब्ल्यू है, इसे हम कहते हैं लॉस करंट, लॉस करंट। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आई डब्ल्यू को कहते हैं लॉस करंट, आई एम को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और इन दोनों के जो जोड़ होता है, इन दोनों के जुड़ाव को हम कहते हैं आई नोट या फिर आई जीरो, यानी कि नो लोड करंट होता है ये। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। और इस कंडीशन में भी है, जो सेकेंडरी के अंदर जो कॉपर लॉस होता है, सेकेंडरी के अंदर कॉपर लॉस का मान 0 होता है, क्योंकि लोड तो है नहीं, और जब लोड नहीं होता है तो कॉपर लॉस का मान 0 ही होता है। अब जो शून्य लोड अवस्था है, यानी कि नो लोड की कंडीशन में जो प्राइमरी के अंदर करंट जाता है, उसे हम, वो कितना जाता है, 2% से 5% के बीच में। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बताया, जो उसके अंदर जो करंट जाता है उसे हम आई एम कहते हैं। क्या कहते हैं, आई एम। उसके अंदर हम नहीं बता सकते कि करंट कितना गया है, 2 गया है, 3 गया है या 4% गया है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन
जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट जाता है वो होता है 2% से 5% के बीच में। फुल लोड का, किसका? फुल लोड का 2% से 5% होता है इसका मान। अब अगर हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में बात करें तो देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, वो तो सेम ही बनेगा। ऊपर होगी वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज होती है और नीचे होती है जनरेटेड वोल्टेज। नीचे क्या होती है? जनरेटेड वोल्टेज, लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर एक करंट गया पहले आई एम। आई एम किसके कारण गया है? मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण। और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है? ये एल के कारण आया है। किसके कारण आया मैग्नेटाइजिंग करंट? एल के कारण। अब वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए जो आई एम का मान है वो कहां पर बनेगा? आई एम का मान बनेगा यहां पर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो है और कौन सा करंट है इसके अंदर? और है एक आई डब्ल्यू करंट। आई डब्ल्यू करंट, आई डब्ल्यू करंट किसके कारण आया है? इस वाइंडिंग में रजिस्टेंस के कारण आया है। किसके कारण आया? इस वाइंडिंग में रजिस्टेंस के कारण आया है। और रजिस्टेंस में हमें पता है वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए जो आई डब्ल्यू है उसका मान कहां बनेगा? आई डब्ल्यू का मान बनेगा वोल्टेज के साथ, क्योंकि रजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर हम यहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम लगाए तो कैसे बनेगा? ऐसे, ये इसके पैरेलल में आ गया और ये इसके पैरेलल में आ गया। तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसका डायगोनल कहां बनेगा? इसका डायगोनल बनेगा ऐसे। और जो यहां पर जो ये स्लोप है, एक मिनट, जो ये स्लोप बनी है, जो ये ग्रीन कलर की मैंने स्लोप बनाई है, इस स्लोप के मान को कौन दर्शाएगा? इसको दर्शाएगा आई नोट। कौन दर्शाएगा? आई नोट दर्शाएगा। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान अगर हम देखें तो जो ये एंगल होता है, कौन सा? जो ये एंगल होता है इसे कहते हैं हम पावर फैक्टर एंगल, यानी कि फाई। और इस फाई का मान होता है 75 डिग्री। कितना? 75 डिग्री। हमेशा याद रखना आपको। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर, किसके अंदर? एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल बनता है वो 75 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और वो करंट को क्या कहेंगे हम? आई नोट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आई नोट करंट कहते हैं। और तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान क्या बनेगा? पावर फैक्टर का मान हम सभी को पता है कोस फाई होता है। और फाई का मान यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है। और कोस 75 का मान यहाँ पर लगभग होता है 0.2। और 0.2 क्या होता है? लैगिंग। 0.2 क्या होता है यहाँ पर? 0.2 लैगिंग होता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान क्या आ गया? 0.2 लैगिंग। अब एक बात बताइए, एक तो हमने पढ़ा आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। एक हमने पढ़ा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। अब आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना था? 0 लैगिंग, 0 लैगिंग। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर कितना आया? 0.2 लैगिंग। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पावर फैक्टर का मान कम होता है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर फैक्टर का मान है वो थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये चीजें थोड़ी मुश्किल रह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझने में असमर्थ हो। आप इसको समझ सकते हो, बस केवल आपको थोड़ा टाइम देना होगा। कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको क्या हुआ। हमने एक कोर बनाई, कोर के अंदर वाइंडिंग बनाई। अब इस वाइंडिंग के अंदर एक करंट जाता है जिसे हम आई एम से डिनोट करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। इस वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने के लिए ये करंट दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, और इस करंट का जो मान होता है वो 2 से 5% होता है। सॉरी, आई नोट का मान होता है ये 2 से 5%, ना कि आई एम का। आई नोट का मान कितना होता है? 2 से 5% होता है। अब जो है इस वाइंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के कारण इसके अंदर एक और करंट जाता है जिसे हम आई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं।
और इस IW को जो है लॉस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस करंट। और IM को जो है मैग्नेटाइजिंग करंट कहा जाता है। और इन दोनों के जुड़ाव को जो है I0 का नाम दिया गया है, जिसे हम नो लोड करंट कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब जो सेकेंडरी के अंदर लोड तो कनेक्ट नहीं किया गया, इसलिए इसके अंदर जो करंट का मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। और हम सभी को पता है ओपन सर्किट में करंट का मान 0 होता है। अब अगर करंट का मान 0 है और लोड भी 0 है, तो यहाँ पर कॉपर लॉस तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है, जब मैं आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर लॉस है वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। बिना लोड पर वो कॉपर लॉस को नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जो सेकेंडरी होती है इसके अंदर कोई कॉपर लॉस नहीं होता। और इस कारण जो सेकेंडरी जो जनरेटेड वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होती है। उसके बाद क्या है, हमने एक फेजर डायग्राम बनाया। क्या? एक फेजर डायग्राम बनाया। और फेजर डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मान ऊपर क्यों बना और E1 E2 का मान नीचे क्यों बना? लेंज के नियम के अनुसार जो जनरेटेड वोल्टेज होती है वो उसके पैदा करने वाले का विरोध करती है। क्या? उत्पन्न करने वाले का विरोध करती है, इसलिए जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। अब IM जो है मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण बना है। किसके कारण बना है? मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण बना है। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट में इंडक्टर होता है। इंडक्टर के कारण वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए ये देखिए 90 डिग्री का अंतर बना हुआ है वोल्टेज और करंट के बीच में, IM के बीच में। अब जो है एक करंट और है उसके अंदर, जिसे मैंने बताया आपको IW से डिनोट करते हैं। अब IW जो है रेजिस्टेंस के कारण आया है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए जो है IW का मान वोल्टेज के साथ बनाया गया है। अब हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। ठीक है, किसको निकालने के लिए? स्लोप को निकालने के लिए जो है किसको लगाते हैं हम? समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का नियम अगर इसमें लगेगा तो ये इधर से पैरेलल रख ली इसके, और ये इधर इसके पैरेलल में रख ली, तो यहाँ पर जो एक ये एंगल बना इसको हमने कहा I0। क्या बना? I0। और अब जो नया एंगल बनकर तैयार हुआ है, ये जो इसका मान होता है 75 डिग्री, इसी को जो है पावर फैक्टर कहते हैं। अब एग्जाम में सवाल आ जाता है कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर होता है तो उसका पावर फैक्टर का मान कितना होता है? तो उसका आंसर बनेगा 0.2 लैगिंग बनेगा। कितना? 0.2 लैगिंग बनेगा नो लोड पर एक ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर। इतना जो आप सभी को समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, समझ आसानी से आएगा। उसी तरीके से जो है आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्या? उसी तरीके से आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, इसको भी समझना इतना मुश्किल नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर उससे भी आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फेजर डायग्राम बना है वो बिल्कुल सिंपल फेजर डायग्राम बनकर तैयार हुआ है। ठीक है ना? इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन। क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। होता क्या है ये देखिए, कोर कैसे बन गई? इसकी कोर बन गई ऐसे, वाइंडिंग होगी कोर पर। ठीक है, वाइंडिंग होगी कोर पर। यहां से क्या है? एक सोर्स वोल्टेज इसको दिया गया। अब वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए हमें दो कंडीशन रखनी पड़ती है। एक कंडीशन होती है नो लोड की कंडीशन, एक होती है नो लोड की कंडीशन, एक होती है फुल लोड की कंडीशन, एक होती है फुल लोड की कंडीशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? देखिए, जब हम प्राइमरी के वोल्टेज को स्थिर रखते हैं, क्या? प्राइमरी की वोल्टेज को स्थिर रखते हुए नो लोड से फुल लोड तक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं वोल्टता नियमन। वोल्टेज रेगुलेशन को बोलते हैं वोल्टता नियमन। ठीक है, और होता क्या है वोल्टेज रेगुलेशन? प्राथमिक वोल्टेज को
यानी कि जो प्राथमिक वाइंडिंग है, प्राथमिक वाइंडिंग में जो हम वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज को हमें स्थिर रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है, बदलना नहीं है। उसको स्थिर रखते हुए एक कंडीशन है नो लोड की, प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर देने वाली वोल्टता को स्थिर रखने के बाद जो नो लोड से फुल लोड के बीच में सेकेंडरी में जो वोल्टता में परिवर्तन होता है उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन देखिए, वोल्टेज इन नो लोड, वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन वोल्टेज ऑन फुल लोड इनटू 100। ये जो है फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने का। यहां पर मैंने क्या बताया आपको, देखिए वोल्टेज इन नो लोड, नो लोड पर कितनी वोल्टेज है और जब उस पर पूरा लोड दे दिया गया तब कितनी वोल्टेज आई है, और बटा में फुल लोड पर कितनी वोल्टेज है इनटू 100। तो यहां से जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन के परसेंटेज को निकाल सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान है, क्या वोल्टेज रेगुलेशन का मान है, ये लोड के प्रकार पर डिपेंड करता है। किस पर? लोड के प्रकार पर, लोड के प्रकार पर। अब आप सभी को पता है लोड जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर, एक होता है एल और एक होता है सी। एक होता है आर, एक होता है एल और एक होता है सी, या फिर आर प्लस एल भी हो जाता है, आर प्लस सी भी हो जाता है। जैसे मोटर होगी, जनरेटर होगी, या आपके घर के जो फैन होते हैं उनके अंदर आर प्लस एल होता है, आर प्लस सी जहां पर कैपेसिटर यूज हो जाता है वहां पर आर प्लस सी हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान किसका है? लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और वोल्टेज रेगुलेशन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, नो लोड से फुल लोड तक के बीच में होने वाला वोल्टेज में परिवर्तन ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है बिल्कुल वोल्टेज रेगुलेशन। और उससे आगे मैंने क्या बताया आपको, जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो लोड के प्रकार पर डिपेंड करता है, और जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। कम से कम होने का क्या मतलब है? चाहे ट्रांसफार्मर नो लोड पर है, चाहे ट्रांसफार्मर फुल लोड पर है, वोल्टेज में ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्या? ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए दोनों के बीच में। जितना वोल्टेज नो लोड पर होगा उतना ही वोल्टेज फुल लोड पर हो तो हम उसे बहुत ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो कम से कम होना चाहिए। अब जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा? अब जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 होता है। याद रखना आपको, जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर? 0 होता है। यानी कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर को लोड पर चलाते हैं और जब नो लोड पर चलाते हैं तो जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है वो दोनों में सेम ही रहता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान शून्य और कौन सी कंडीशन पर होता है? लीडिंग पावर फैक्टर पर। कौन से में? जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो शून्य या फिर ऋणात्मक अग्रगामी शक्ति गुणांक पर होता है। किस पर? 0 या फिर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। कब होता है? अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर होता है। ठीक है, और जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिकतम यानी कि मैक्सिमम या फिर पॉजिटिव में, मैक्सिमम या फिर पॉजिटिव में कब होता है? जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों कौन सी? जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उस कंडीशन में जो है वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 होता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है
और कौन सा आया था एग्जाम में, आया था ये वाला सवाल कि जो पावर फैक्टर इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम कौन से शक्ति गुणांक पर होता है, तो अग्रगामी शक्ति गुणांक पर होता है। और अग्रगामी किस में होता है, कैपेसिटर में होता है। लैगिंग किस में होता है, इंडक्टर में होता है। यानी कि जब भी इंडक्टर में होगा तो वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्यादा होता है, और जहां पर कैपेसिटर यूज होता है वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होता है या फिर जीरो होता है। इन तीन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज जो पीछे रह गई है वो एक बार फिर से बताऊंगा आपको। देखिए, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, ओपन सर्किट टेस्ट, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था एक लो पावर फैक्टर मीटर का यूज होता है। किसका, लो पावर फैक्टर मीटर का यूज होता है। वो हमने यहां पर सिद्ध करके देख लिया है किस तरीके से होता है। देखिए, जब नो लोड होता है, ओपन सर्किट टेस्ट कब होता है, जब लोड ही नहीं होता है, ठीक है ना। अब जब लोड ही नहीं है तो उसके अंदर पावर फैक्टर का मान कितना निकाला हमने, 0.2 लैगिंग, यानी कि यहाँ पर पावर फैक्टर का मान बहुत ही कम है, इसलिए लो पावर फैक्टर मीटर का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। वोल्टेज रेगुलेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि आइडियल ट्रांसफार्मर पर 0 होता है, और जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो कम से कम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने का, वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन वोल्टेज ऑन फुल लोड इनटू 100। ये जो है वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, कितना इसके अंदर लॉस होता है, कितनी इसकी एफिशिएंसी होती है, कितना रेजिस्टेंस, कितना लीकेज फ्लक्स, रिलक्टेंस और परमेबिलिटी कितनी होती है, ये पढ़ा। फिर जो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, कौन सी उसके अंदर करंट जाती है, कितनी करंट जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे रिएक्ट करता है, उसका फेजर डायग्राम बना के दिखाया। समांतर चतुर्भुज से जो है आई नोट का मान निकाला हमने, और उसके बाद जो है वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में जो हम इसकी ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ट्रांसफार्मर का जो बाहरी दृश्य होता है वो किस तरीके से दिखता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कंजर्वेटर हो गया, प्रेशर रिलीज वाल्व हो गया, बक्कल रिले हो गया, कंजर्वेटर हो गया, मेन टैंक हो गया। ठीक है, उनके बारे में जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हरियाणा LMS की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।